हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पिछला वीडियो में हमने दोस्तों यहाँ तक किया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट है दोस्तों, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की नींव डाली थी किसने? तो आंसर में हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? तो भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम जो था जिसने भारतीय सीमा में पहली बार प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? तो डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था कितना बार? तो आंसर में हो जाएगा 2 बार यज्ञ करवाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 राज युद्ध जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, किसने लड़ा गया था? कहाँ पे? तो परूसनी नदी के तट पे लड़ा गया था। 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आंसर में हो जाएगा परूसनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आंसर में हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो आंसर में हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ये सब दोस्तों जो प्रश्न है काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको बार बार देखिए और दिमाग में ज़रूर बैठाइए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो आंसर में हो जाएगा कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया था? किसके शासनकाल में जारी हुआ था? तो गुप्त काल के शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो आंसर में हो जाएगा सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों ने। अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा चलवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और सीसा का सिक्का सातवाहन के द्वारा। और सर्वाधिक मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी हुई? तो गुप्त काल में। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाणों ने। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था भारत में? तो हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके द्वारा ढाला गया था? तो आंसर में हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन काल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार कब ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, आना का सिक्का किसने चलवाया था? तो शाहजहाँ ने। आना का सिक्का किसने चलवाया था? तो आंसर में हो जाएगा शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनी थी? तो आंसर में हो जाएगा कुषाण काल के शासनकाल में बनी थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक
कनिष्क था। अगला प्रश्न, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न है, शक संवत चलवाया गया था किसके द्वारा? तो कनिष्क ने चलाया था। कब? तो 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। मूर्तियों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, और मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर में हो जाएगा गुप्त काल में। और मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? तो आंसर में हो जाएगा चोल वंश के शासन काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासन काल में। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म किसके शासन काल में? तो आंसर में हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पर? तो शक संवत पर आधारित है। कौन? राष्ट्रीय पंचांग। चरक थे। चरक कौन थे? तो चरक जो थे आयुर्वेद के जनक थे। चरक कौन थे? तो आंसर में हो जाएगा आयुर्वेद के जनक थे। अगला प्रश्न, सिल्क मार्ग को आरंभ किसके द्वारा कराया गया था? तो कनिष्क के द्वारा कराया गया था। सिल्क मार्ग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर में हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा वासुदेव। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आंसर में हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्कों पर वीणा बजाते किसे दिखाया गया है? तो आंसर में हो जाएगा समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा बजाते समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किसे? तो आंसर में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा नागार्जुन को। अब भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन कौन था? तो नादिर शाह। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं दोस्तों, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का मिल्टन अश्वघोष और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा नादिर शाह। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर में हो जाएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर में हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कौन आया था? तो फाहियान आया था 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम क्रमशः रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर में हो जाएगा कुमारगुप्त, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त। और अभी हाल ही में बिहार के राजगीर में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी हो चुका है दोस्तों। तो अगला प्रश्न,
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आंसर में हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने, जिसके नाम से एक स्टेशन भी है बिहार में, बख्तियारपुर, जो कि कौन था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था 770 से 810 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 770 से 810 ईस्वी में किया था। कौन? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, और उसको ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, गनगई कोंड कहा जाता है किसको? तो राजेंद्र प्रथम को। गनगई कोंड किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नौज में किया था। किसने? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था किसने? हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था किसने? तो आंसर में हो जाएगा हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन? हेनसांग। 606 से 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की है। अगला प्रश्न, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा हेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा हेनसांग को। हेनसांग को नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के तट पर? तो आंसर में हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन किया करता था। कहाँ? तो आंसर में हो जाएगा प्रयाग, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर कितना था? तो 1/6 था। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6 था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।